बच्चों आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं 2,60,000, टोटल डेट्स दे रखे हैं 1,80,000, करंट लायबिलिटी दे रखा है 20,000 और आपसे कहा गया डेट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। तो बच्चों मैं बता दूं डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। अभी आपके पास ना नॉन करंट लायबिलिटीज है ना शेयर होल्डर फंड है, तो वो कैसे आएगा समझ लीजिए। टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल डेट्स माइनस करेंगे तो आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो निकल कर आएगा 80,000। सही है बच्चों। और अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दीजिए। तो टोटल डेट्स है 1,80,000, करंट लायबिलिटी है 80,000, वो 20,000, तो वो आ जाएगा 1,60,000। लीजिए अब आपको दोनों चीजें मिल गई, नॉन करंट लायबिलिटीज भी मिल गई और शेयर होल्डर फंड भी। 1,60,000 अपॉन 80,000 यानी कि 2:1। इस तरह से ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम आप समझ गए बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है 50,000, डिबेंचर्स दे रखे हैं 1,30,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखा है आपको 1 लाख। आपसे कहा गया डेट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं बच्चों, अब तो नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के नाम पे तो आप केवल 10% डिबेंचर्स को ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ 10% डिबेंचर को, इसके इंटरेस्ट को मत लीजिएगा। रही बात शेयर होल्डर फंड की, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर देखिए बच्चों ये सारों चीजें, ये तीनों चीजें काउंट होंगी, नॉट चारों। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो 1,30,000 को डिवाइड कर दीजिए 6,40,000 से। ठीक है बच्चों, आंसर 0.2 समथिंग आ जाएगा बच्चों, ये 0.21 मान लीजिए। ठीक है, (1:1). क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 36। 37 भी कुछ इसी तरह का है क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखे हैं 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं 1 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, सरप्लस आपको दे रखा है 40,000, डिबेंचर्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है। करंट लायबिलिटी ना क्वेश्चन 36 में काम आया था, ना करंट लायबिलिटी क्वेश्चन 37 में काम आएगा। आपका डेट इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला अब आप जान गए हैं अच्छी तरह से, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के नाम पे इन चारों को जोड़ लीजिए, 2 लाख, 3 लाख, 3,90 और 4 होता है 40 होता है 4,30,000। तो शेयर होल्डर फंड तो आपका 4,30,000 आ जाएगा उन चारों को जोड़ के, और 10% डिबेंचर आपका वो है नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.35 समथिंग आ जाएगा, (1). राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है और आपसे डेट टू इक्विटी रेशियो मांगा गया है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब आपको शेयर होल्डर फंड तो दे रखा है मगर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम शेयर होल्डर फंड को हटा दें तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। यह है 8 लाख, यह है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई 6 लाख। अब आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी है 6 लाख, शेयर होल्डर फंड भी है 2 लाख। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 3:1। ठीक है बच्चों। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए 39 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर ना ये चीज। नाउ कम टू 39। 39 में काफी सारी चीजें दे रखी हैं आपको। प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 5 लाख, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। तो मैं एक चीज बता दूं बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपको शेयर होल्डर फंड निकालना होगा तो, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड होता है। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI आपका नॉन करंट लायबिलिटी का काम करेगा। करंट लायबिलिटी पता ही है, करंट एसेट पता ही है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट और डेप्रिसिएशन जो है
प्रॉपर्टी प्लांट एंड कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इनके हेल्प से इनकी वैल्यू नेट आ जाएगी। वो अलग बात है, ये सब काम नहीं आने वाले, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में 2 रेशियो मांगे हैं। एक मांगा है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे ये लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक आ जाएगा 30 लाख। शेयर होल्डर फंड के नाम पे आपको ये 5 लाख, 15 लाख और 4 लाख जोड़ने होंगे। ठीक है बच्चों, 5 लाख किसके भला? इक्विटी शेयर के, 15 लाख प्रेफरेंस शेयर के, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर के, 15 लाख इक्विटी शेयर के और 4 लाख रिजर्व एंड सरप्लस के, तो वो हो गया 24 लाख। 30 लाख को 24 लाख से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5/4 यानी 1.25:1। क्लियर बच्चों? और दूसरा रेशियो इसमें मांगा है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला CA/CL होता है। CA आपको 12 लाख दे ही रखा है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, करंट एसेट 12 लाख दे रखा है, करंट लायबिलिटी 8 लाख दे रखा है, तो ये आंसर वैसे ही आ जाएगा 1.5:1। तो सो सिंपल, करंट रेशियो कम से कम बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा था। और डेट टू इक्विटी रेशियो में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप शेयर होल्डर फंड लेंगे तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लेना है, बिकॉज वो ऑलरेडी रिजर्व सरप्लस के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो 5, 15, 20 और 4, 24 शेयर होल्डर फंड हो गया आपका 24 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी है आपका 30 लाख। तो 30 लाख अपॉन 24 लाख 1.25:1 होता है। और करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला CA/CL होता है, वो आपको दे रखा है 12 लाख अपॉन 8 लाख यानी 1.5:1। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की। तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि इनकी ग्रॉस वैल्यू है, वो दे रखा है 8,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,40,000। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका नेट आ जाएगा 7 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका नॉन करंट एसेट आ जाएगा 7,70,000। करंट एसेट आपके पास है 3,50,000, करंट लायबिलिटी है आपके पास 2,80,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपके पास दे रखे हैं, जिनको जोड़कर आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा 5,60,000। तो फॉर्मूले में आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो चलिए, आपको डेट तो मिल गया, नॉन करंट लायबिलिटी यानी, मगर आपको शेयर होल्डर फंड कैसे मिलेगा, इक्विटी कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वो मैं बता दूं आपको। आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ के पहले टोटल एसेट निकाल लीजिए। नॉन करंट एसेट है 7,70,000, सही है बच्चों। और करंट एसेट है आपका 3,50,000। ये 11,20,000 आ गया आपका टोटल एसेट। जब आपका टोटल एसेट 11,20,000 आ गया, अब टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, जो कि दोनों दे रखे हैं, माइनस कर दूंगा तो मेरा पक्का शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। बिकॉज लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग हुआ करती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। उनको जोड़ के भी टोटल एसेट ही आया करता है। टोटल एसेट जो कि 11,20,000 है, नॉन करंट लायबिलिटी जो कि हमारी 5,60,000 है, करंट लायबिलिटी जो कि हमारी 2,80,000 है। इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो भी निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड 2,80,000। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी है और नॉन करंट लायबिलिटीज भी है। 5,60,000 हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है और 2,80,000 हमारा शेयर होल्डर फंड है। तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्यों नहीं आएगा? डेट इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है, तो 5,60,000 को डिवाइड कर दीजिए 2,80,000 से, तो ये निकल के आएगा 2:1। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट निकालनी बहुत ज़रूरी थी, उसके लिए नॉन करंट एसेट निकालनी ज़रूरी थी। तो नॉन करंट एसेट तो देखिए बच्चों ऐसे आया, दिस माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 770 आ गया आपका नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट दे ही रखा था, उससे टोटल एसेट आ गया। टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी जो ये दोनों को मिलाकर आया था और करंट लायबिलिटी, ठीक है, माइनस कर दिए हमने, तो उससे हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। और जैसे ही हमारा शेयर होल्डर फंड आया,
हमने अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लिया। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको रेशियो दे रखा है 2:1, डेट इक्विटी रेशियो ऑलरेडी दे रखा है। फिर आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो हैं वो रेशियो को बढ़ाएंगी, कम करेंगी या नो चेंज करेंगी। तो देखिए बच्चों, ये जो डेट इक्विटी रेशियो है उसके फॉर्मूले में नॉन करंट लायबिलिटी आता है न्यूमरेटर साइड और शेयर होल्डर फंड आता है आपका डिनोमिनेटर साइड। अब आप 4 लाख के लैंड को अगर 5 लाख का बेच रहे हैं तो लैंड, कैश और प्रॉफिट, इसमें 3 चीज इन्वॉल्व हैं। लैंड नॉन करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है और प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट केवल शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपए से, और किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो डिक्रीज हो जाता है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ओनली द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो पक्का डिक्रीज होता है। अगले उस पार्ट में आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं मशीन खरीदने के लिए। मशीन नॉन करंट एसेट है, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो यहां भी आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया मगर नॉन करंट लायबिलिटी अनचेंज रही, और सिर्फ शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां भी आंसर डिक्रीज में आएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से रेशियो हमेशा डिक्रीज होता है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। तीसरा पॉइंट है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं बता दूं, जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो उस साल वो करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो यहां तो एक करंट लायबिलिटी कम हो गई मगर शेयर होल्डर फंड बढ़ गया क्योंकि आपका प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर कम हो गया है और सिर्फ डिनोमिनेटर कम होने से सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ा है और सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो सेम रीजन यहाँ पर भी है। तीनों ही केसेस में शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा था, यहाँ प्रॉफिट होने की वजह से शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा था, यहाँ इक्विटी शेयर के इशू होने से प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा था। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बढ़ने से शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है, और नॉन करंट लायबिलिटीज तीनों ही केसेस में अनअफेक्टेड रही। अब जब नॉन करंट लायबिलिटीज तीनों ही केसेस में अनअफेक्टेड रही और सिर्फ शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा यानी सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 41 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 42 है। आपको डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 दे रखा है और आपसे कहा गया इक्विटी शेयर इशू हो गए हैं। इक्विटी शेयर इशू होने का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर फंड का बढ़ना, और आपको पता है सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा, तो डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, रेशियो चाहे पहले कितना ही बड़ा या कितना भी छोटा हो, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो का वो गिरना ही गिरना होता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दोनों ही करंट एसेट्स हैं, कैश और डेटर्स। एक करंट एसेट बढ़ गई दूसरी कम हो गई तो ना ही आपका एनसीएल पे फर्क पड़ा ना ही एसएचएफ पे, तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो अनचेंज रहेगा, नो अफेक्ट। रिडम्पशन और डिबेंचर्स से भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज कि जिस साल डिबेंचर का रिडम्पशन होता है वो साल वो एक करंट लायबिलिटी है, और जब आपने उसे रिडीम किया होगा तो एक कैश कम हो गया यानी करंट एसेट कम हो गया और एक करंट लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन आपका डेट टू इक्विटी पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी डेट टू इक्विटी रेशियो अनचेंज रहेगा। क्लियर बच्चों? लास्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स करंट एसेट है, क्रेडिट खरीदा है तो करंट लायबिलिटी, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ना एनसीएल पे फर्क पड़ रहा है ना एसएचएफ पे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहां भी आपका अनचेंज रहेगा। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन याद रखिएगा इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ आपको रीजन जरूर देना होता है। अगर आप रीजन के बिना बताएंगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ठीक है बच्चों? अब मेरी बात समझिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जहां पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 दे रखा है। यहां भी वही चीज है कि बताइए रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। तो इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, जब नया शेयर इशू किया जाएगा तो शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा, और शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा। सेम रीजन, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो डिक्रीज होता है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर जब साल रिडीम होते हैं या कन्वर्ट होते हैं उस साल वही करंट लायबिलिटी है, तो एक तरफ तो करंट लायबिलिटी इंक्लूडेड है मगर दूसरी तरफ आपका इक्विटी शेयर बढ़ रहा है यानी शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है, और सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो आपका कम हो जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों?
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट ए प्रॉफिट, जब आप फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट पे बेचेंगे तो फिक्स्ड एसेट तो नॉन करंट एसेट है, पैसा जो आया वो करंट एसेट है, मगर जो प्रॉफिट है वो तो शेयर होल्डर फंड है, और शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रेशियो डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब फिक्स्ड एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट एक नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी यानी सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा, शेयर होल्डर फंड अफेक्टेड नहीं हो रहा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, यहां आपका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा बिकॉज ओनली द नॉन करंट लायबिलिटी यानी ओनली द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो एक करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, करंट एसेट कम हो जाएगी, लेकिन आपका डेट टू इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज नॉन करंट लायबिलिटी अफेक्ट हुई, ना ही आपकी शेयर होल्डर फंड अफेक्टेड हुआ, तो यह अनचेंज रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों? कम टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बैलेंस शीट वाला था, तो वहां से मैंने केवल अपने काम की चीजें ले ली। मांगा डेट टू इक्विटी रेशियो गया था, तो वहां आपको शेयर कैपिटल दे रखा था, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 5-5 लाख थे, इन्हें जोड़ के 10 लाख आ गया, और एक रिजर्व सरप्लस दे रखा था 2,40,000। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड तो आ गया नॉन आपका 12,40,000, और नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे डिबेंचर्स दे रखे थे, तो डिबेंचर्स थे 2.5 लाख। अब आपका डेट इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NCL अपॉन SHF होता है। NCL 2.5 लाख है, SHF 12,40 है, तो रेशियो आ जाएगा 0.2:1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों? अब आगे के जो रेशियोज हैं वो हमारे शुरू होते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो से। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही आसान सा होता है, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो होता है, इसमें टोटल एसेट ऊपर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज नीचे आते हैं। टोटल एसेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, तो 7,70,000 को डिवाइड कर दीजिए 4,40,000 से। ठीक है बच्चों, ये आएगा 7/4 या फिर 1.75:1, और ये आंसर आ गया आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्वेश्चन 46 में मांगा तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो ही है। अब ना ही आपके पास टोटल एसेट है, ना ही आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, तो पहले उनको ढूंढ लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी तो आप ऐसे ढूंढ लीजिए, टोटल डेट्स में से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटी को। 360 में से 40 गए तो 320 आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और रही बात टोटल एसेट्स की, तो टोटल डेट्स में अगर आप शेयर होल्डर फंड ऐड कर देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा। क्यों? बिकॉज टोटल डेट्स अपने आप में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को मिला के बना है, और तीसरी हेडिंग शेयर होल्डर फंड है, तो 360 में 160 और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5,20,000। ठीक है बच्चों, अब आपके पास टोटल एसेट भी है, नॉन करंट लायबिलिटी भी है, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो तो आना ही आना है। टोटल एसेट जो कि 5,20,000 है, और वो है आपका 3,20,000, यानी 52/32, यानी कि 13/8, यानी कि 1.625:1, या 1.63 भी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, था ना आसान? कम टू क्वेश्चन नंबर 47, वो भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो याद रखिएगा बच्चों रिजर्व सरप्लस उसी का पार्ट होता है, तो इग्नोर इट। शेयर कैपिटल दे रखा होता तो हम रिजर्व सरप्लस जरूर जोड़ते ताकि शेयर होल्डर फंड आ जाता, मगर शेयर होल्डर फंड क्योंकि खुद दे रखा है तो देयर इज नो नीड फॉर टेकिंग रिजर्व एंड सरप्लस। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिएगा, करंट लायबिलिटी 20 लाख आ जाएगा। आपको टोटल डेट्स दे रखा है 60 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी आपका आ जाएगा टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके, 60 में से 20 गया तो 40 लाख आ जाएगा। और रही बात टोटल एसेट्स की, तो शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स जोड़ दीजिए, या नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड तीनों को जोड़ दीजिए, एक ही बात है। टोटल डेट्स हैं 60 लाख, शेयर होल्डर फंड है 10 लाख, तो टोटल एसेट आ गया 70 लाख।
70 लाख में 70 के बाद 5 जीरो। अब रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो टोटल एसेट 7 लाख 70 लाख नॉट 7 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी 40 लाख। अब 70 लाख को 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो फिर से आंसर 1.75:1 आ जाएगा। ये देख लीजिए बच्चों ढंग से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो टोटल डेट्स हमारे पास है, करंट लायबिलिटी हमारे पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, निकालना टोटल एसेट टू डेट रेशियो है। तो पहले नॉन करंट लायबिलिटी बता देता हूं बच्चों। टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 10 लाख, 10 के बाद 5 जीरो, ठीक है बच्चों। और कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए तो आपका टोटल एसेट आ जाता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में शेयरहोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला के बनता है, ठीक है। तो शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी तो अपने आप में ये दोनों हैं, और बस करंट लायबिलिटी और ऐड कर दीजिए, टोटल एसेट पहुंच गए, वो आ गया 20 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होता है, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी के इक्वल होता है। अब टोटल एसेट और डेट रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल एसेट जो कि 20 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी जो कि 10 लाख है, और ये आ गया 2:1। क्लियर बच्चों, था ना आसान। अगला क्वेश्चन भी यही है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। डेट में आपको नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए और टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट तो आपको खुद दे रखी है 15 लाख, ये चारों आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, देख लीजिए। क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 90 और 60 150, 150 और 50 होता है आपका बच्चों 2 लाख। 2 लाख और में 20 जोड़ दें, 2:20 हो गया, तो 2,20,000 आपका ये आ गया करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स 12 लाख है, 12 लाख में से 2:20 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी 9,80,000। टोटल एसेट है 15 लाख। अब 15 लाख को 9,80,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ जाएगा। वैसे मैं देख लेता हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आंसर क्लियर आना चाहिए था। नहीं ठीक है बच्चों, ये आंसर पॉइंट्स में ही आएगा, 1.53:1 आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा, 150/98 यानी कि 75/49, तो कुछ इतना ही आता है ये, ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 50। आपको टोटल डेट्स दे रखे हैं 12 लाख, शेयरहोल्डर फंड दे रखा है 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 50,000, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो फिर से मैं रिजर्व सरप्लस को इग्नोर करूंगा, क्योंकि शेयरहोल्डर फंड जब दे रखा होता है तो रिजर्व सरप्लस की कोई जरूरत नहीं होती है। करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस करिए, आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा 4 लाख, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, तो CL का फॉर्मूला बन जाता है CA माइनस वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखिएगा बच्चों। टोटल डेट्स आपके पास है, करंट लायबिलिटी आपके पास है, इनसे आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 8 लाख। टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर बच्चों। अब टोटल डेट्स में शेयरहोल्डर फंड जोड़ देंगे तो भी आपका टोटल एसेट आ जाएगा, या नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयरहोल्डर फंड जोड़ दीजिए तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। 8 4 12 2 14 टोटल एसेट आ गया। और नहीं तो आप खुद देखिए, 12 + 2 टोटल डेट्स प्लस शेयरहोल्डर फंड तो भी 14 आ रहा है, तो टोटल एसेट आपका 14 लाख है। टोटल एसेट 14 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख है, तो इसका डिवाइड करके टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ जाएगा 1.75:1 टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्लियर बच्चों। तो होते हैं ना रेशियोज बहुत आसान, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ करते हैं, आपको बस लॉजिक यूज करना होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 51। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। निकालना तो वही है हमें, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो देखिए बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल, सरप्लस और जनरल रिजर्व, ये तीनों चीजें जोड़िएगा तो आपका शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा 4 लाख, 5 लाख और 70,000। तो शेयरहोल्डर फंड तो आ गया 5,70,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ देंगे तो 3 लाख आपका हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है बच्चों। और करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 30,000। तो लायबिलिटी साइड की तीनों हेडिंग जोड़ के टोटल एसेट आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 70 और 30 6 6 और 3 9 लाख आ गया टोटल एसेट।
ठीक है बच्चों, तो लायबिलिटी साइड की तीनों हेडिंग जोड़ दी, टोटल एसेट आ गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी तो आपको दे रखा है 3 लाख। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल रहे हैं तो 9 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3:1। और इस तरह से हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। था ना आसान सा बच्चों। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट आपको दे रखे हैं 6 लाख, ग्रॉस दे रखा है, यानी अगर एक्यूमुलेटेड डेट दे रखा होगा तो माइनस करना पड़ेगा। फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। तो ये भी एक नॉन करंट एसेट है, ये भी एक नॉन करंट एसेट है, और आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एक नॉन करंट एसेट है, और एक्यूमुलेशन नॉन करंट एसेट में से माइनस होगा या फिक्स एसेट में से, एक ही बात है। तो 6,10,000 माइनस 1,00,000 5,10 5,50 आपका आ गया नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट आपका ही आ गई 5,50,000। करंट एसेट आपको दे रखी है 2,50,000। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आपकी आ जाएगी 8 लाख, क्योंकि टोटल एसेट को हम एसेट साइड अप्रोच से तो निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट आ गई हमारी 8 लाख। अब हमें चाहिए क्या बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ दीजिए, आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 3 लाख और 1 लाख 4 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई आपकी 4 लाख। टोटल एसेट है आपकी 8 लाख। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। और इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, कितने आसानी से देखिए क्वेश्चन होते चले जाते हैं, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी रेशियो से जुड़ा हुआ। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में मैं बता दूं बच्चों कि प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व प्लस दोनों जोड़ दीजिए, 4,80,000 आ गया। टोटल एसेट कितना होगा, ये आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों जोड़ दीजिए, ये 19,20,000 हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड आपका निकल के आ जाएगा 0.25:1, या फिर आप इसे 25% भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और वैसे भी। अगला क्वेश्चन भी कुछ सेम सा ही है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, ये तीनों जोड़ के शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, और तो और अगर आप इसी में डिबेंचर्स और ट्रेडेबल जोड़ देंगे, ये नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, तो टोटल एसेट आपको ऑलरेडी दे रखा है 7,50,000। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट्स हैं, इन्हें जोड़ के भी 7,50,000 आ रहा है। तो टोटल एसेट है आपका 7,50,000, नॉन करंट शेयर होल्डर फंड है आपका 5,25,000। ठीक है, रही बात उसकी, तो 0.75:1 या फिर 75% प्रोप्राइटरी रेशियो निकल आया आपका। था ना आसान सा क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही आसान होता है ये। क्वेश्चन नंबर 55 में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड होता है, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड होता है। तो ये तीनों जोड़ेंगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 4,50 और 65 होता है 5,15, 5,15 और 3 होता है 8,15, 8,35, 8,35,000 तो शेयर होल्डर फंड आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें क्रेडिटर्स और ये जोड़ दोगे डिबेंचर्स, तो यानी कि 4,10,000 और जोड़ दोगे तो टोटल एसेट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 8,35 में 4,10,000 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12,45,000। सही है, तो टोटल एसेट आ गया। टोटल एसेट एक और तरह से भी आ सकता था, ये जोड़ लीजिए, ये दोनों जोड़ के नॉन करंट एसेट आ जाएगा, ये रहा करंट एसेट। तो 7 और 2 9, 9 45 3 12,45, देखिए टोटल एसेट यहाँ से भी 12,45 आ गया। सही है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो 8,35,000 अपॉन 12,45,000 कर लीजिएगा बच्चों। 835 अपॉन 12,45 जितना भी आता होगा, 167 अपॉन ये आ जाएगा कम से कम 249, तो जो भी आएगा निकल के, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करिए तो कैलकुलेशन ऐसे ही छोड़ दिया करिएगा, क्योंकि इसमें टाइम मत वेस्ट करने लग जाइएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा ऐसी कैलकुलेशन करने में अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 56,
आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो दे रखा है 2:1 और डेट आपको दे रखे हैं 5 लाख। तो अंडरस्टूड है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो कि 2:1 होता है और आपको डेट पता है, तो इसका मतलब टोटल एसेट भी आपको पता है जो इसकी डबल है, यानी कि 10 लाख। तो टोटल एसेट तो मिल गई हमें 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 50.5 टाइम्स या 50% ऑफ डेट है, डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी। तो उस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 2.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर का 25% है, तो 2.5 लाख का 25% 62,500 होता है बच्चों। तो ये आ गया 62,500। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 10 लाख और टैक्स रेट है 40%। टैक्स रेट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालिए, वो आ जाएगा 4 लाख और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा 6 लाख। अब क्या होता है ना बच्चों कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बता देता हूँ। आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसके लिए चाहिए शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट तो शुरू में ही आ गई 10 लाख, लेकिन शेयरहोल्डर फंड के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए और ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब शेयरहोल्डर फंड का पार्ट होता है। तो 2.5 लाख और 6 लाख होता है 8.5 लाख, 8.5 लाख और 62,000 होता है 9,12,500। ठीक है बच्चों, तो 9,12,500 को अपॉन 10 लाख कर दीजिए। ठीक है, इंटू 100 भी कर देंगे तो 91.25% आ जाएगा आपका आंसर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 56। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 तक ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला रेशियो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करना ही पड़ेगा, ये भी हमारे प्रोप्राइटरी रेशियो का जुड़ा हुआ आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला है ऑब्टेन अ लोन ऑफ 5 लाख और पेमेंट जिसका 5 साल बाद किया जाएगा। इससे शेयर होल्डर फंड तो नहीं बढ़ा, लेकिन टोटल एसेट जरूर बढ़ गई। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट दोनों चाहिए होते हैं, तो सिर्फ टोटल एसेट बढ़ रही है बिकॉज कैश बढ़ा है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ी है बट उससे में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो नहीं आता। लेकिन टोटल एसेट बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ा है और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रोप्राइटरी रेशियो डिक्रीज हो गया। मशीन परचेज करिए, पेमेंट चेक से किया है। मशीन भी टोटल एसेट का पार्ट है, चेक का मतलब बैंक भी टोटल एसेट का पार्ट है, तो टोटल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही आपका शेयरहोल्डर फंड पे, तो नो चेंज आएगा यहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो आपके दोनों कम हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर शेयरहोल्डर फंड का पार्ट है और जो पैसा दिया होगा वो टोटल एसेट का पार्ट है। रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो दोनों कम होने से रेशियो डिक्रीज ही होगा, तो यहाँ पे रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। आपने शेयर इशू किया है टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग। शेयर बढ़ने से शेयरहोल्डर फंड बढ़ेगा, बिल्डिंग बढ़ने से आपका एसेट बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ने से रेशियो बढ़ेगा बिकॉज रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 था। कोई भी रेशियो अगर ऑलरेडी लेस देन 1 है तो दोनों बढ़ने से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ने से वो रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है। आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए। डिबेंचर जो है करंट लायबिलिटी है जब रिडम्पशन होता है उसका, लेकिन जो कैश क्या है वो तो करंट एसेट है, और सिर्फ करंट एसेट कम होगा तो टोटल एसेट भी कम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कम होगा किसी भी रेशियो का, तो जब भी डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है, तो यहाँ भी रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 57 जैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े लॉजिकल से क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर भी बड़े लॉजिकल तरीके से देना चाहिए। हमें ये पहचानना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे रेशियो के एलिमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 57 और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंप्लीट करा दूँ ताकि हमारे ये 2 हेडिंग्स ऑफ रेशियोज पूरे कंप्लीट हो जाए। तो आइए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हम कर लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, और ये रेशियो जो है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जितना ज़्यादा ये रेशियो रहेगा उतना ही ज़्यादा है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होता है ये। ठीक है बच्चों, स्पेशली उन लैंडर्स के लिए जिन्होंने हमें लोन दे रखा है या जो लोन देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे जो है, सॉरी बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नहीं है, ये कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो दोनों ही मांगे गए, तीनों ही मांगे गए हैं। चलो इसको कर लेते हैं, इसके 2 क्वेश्चन बाद आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कोई नहीं। खैर, तो सबसे पहले निकालते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये रहा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये रहा। ठीक है,
अब हमारे पास टोटल एसेट तो है नहीं, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ दीजिए, उससे टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों माइनस कर दीजिएगा तो आपका शेयरहोल्डर फंड भी आ जाएगा। तो आपका 25 लाख और 15 लाख 40 लाख तो नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी आपकी 20 लाख है और नॉन करंट एसेट 40 लाख है, करंट एसेट भी 40 लाख है, तो टोटल एसेट आपकी 80 लाख है। टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी हटाइए, करंट लायबिलिटी हटाइए, शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा। शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा 20 लाख। हम तीनों रेशियोज निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? डेट टू इक्विटी निकालना है तो एनसीएल अपॉन एसएचएफ करेंगे, 2:1 आ गया। टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है तो 80 लाख अपॉन 40 लाख कर देंगे, वो भी 2:1 आ गया। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है तो शेयरहोल्डर फंड अपन टोटल एसेट कर देंगे, जो कि 0.25 या 25% आ जाएगा, तो ये भी आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया बच्चों, है ना? तो सो इजी इट इज। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। टोटल एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयरहोल्डर फंड पता कर लेते हैं, बाकी से कुछ अपने भी आ जाएगा। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकाल लीजिए, जो कि आ गई 6 लाख। टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करिए, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करिए, शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड और करंट लायबिलिटी तीनों जोड़ दीजिए, आ जाएंगे टोटल एसेट पे। लायबिलिटी साइड की तीनों चीजें पता है या एसेट साइड की दोनों चीजें पता है तो भी टोटल एसेट आ जाता है। तो लायबिलिटी साइड की तीनों चीजें पता है, नॉन करंट लायबिलिटी 12 लाख, शेयरहोल्डर फंड 3 लाख, करंट लायबिलिटी 6 लाख। तो 12, 3, 15, 6, 21 लाख। टोटल एसेट आपका 21 लाख आ गया। जो रेशियो चाहिए वो निकाल लीजिए। डेट टू इक्विटी रेशियो में एनसीएल अपॉन एसएचएफ यानी 4:1। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला हमारा। दूसरा रेशियो हमारा जो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो शेयरहोल्डर फंड 3 लाख है और वो 21 लाख है, तो 3 लाख अपॉन 21 लाख होता है 1/7, जो कि 0.114 होता है, 0.142 होता है वो। तो 0.142:1 या फिर 14.2% भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है बच्चों, 14.23%, 29% वैसे। ठीक है, क्योंकि 7 से एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा नहीं 100, तो 14.29 ही आता है। सही है। और रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो 21 लाख अपॉन 12 लाख कर दीजिए, यानी 7/4, यानी कि कितना 1.75:1। टोटल एसेट डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटी, इससे आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ गया। तो इस तरह से ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छे क्वेश्चन है 58, 59, तीनों रेशियो की प्रैक्टिस हो जाती है इससे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है ना बच्चों। नाउ कम टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया ही था, एनपीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला एनपीबीआईटी जो कि 10 लाख दे रखा है आपको साफ साफ, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो कि 2 लाख दे रखा है आपको साफ साफ, तो वो 5 टाइम्स आ गया। याद रखिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आया करता है। 61 में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स और इंटरेस्ट है, तो अगर आपको एनपीबीआईटी पे जाना है तो इसमें दोनों प्लस कर दीजिए। ठीक है, एनपीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, एनपीबीआईटी आ जाता है। 4, 25 और 75, 5 लाख, 5 लाख और 1, 25, 6, 25। तो एनपीबीआईटी 6, 25, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 1, 25, ये भी आ गया 5 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 61 भी कंप्लीट हो गया हमारा। आसान सा था ना बच्चों ये भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 6% डिबेंचर है और टैक्स रेट है। एनपीबीआईटी निकालने के लिए आपको टैक्स प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। चलिए, इंटरेस्ट तो आप 1,20,000 निकाल लेंगे, डिबेंचर्स का 20%, तो इंटरेस्ट तो आ गया। टैक्स निकालने का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो इससे आपका टैक्स निकलाता है रुपीज में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, ये आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख ये, 7 लाख ये, तो ये हो गया 10 लाख। 10 लाख में एक भी जोड़ेंगे तो एनपीबीआईटी हो जाएगा 11,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,20,000। इसको डिवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, जो कि है आपका
1,20,000, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा NPBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो 11,20 अपॉन 1,20, ठीक है, यानी 112/12, यानी 28/3, यानी 9.33 टाइम्स। ठीक है बच्चों, आगे ना आसानी से 9.33 टाइम्स। तो कहाँ मुश्किल था? टैक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। टैक्स का अगर रेट दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करके हम टैक्स निकाल सकते हैं। और इंटरेस्ट मैंने कैसे निकाला? जो डिबेंचर 20 लाख दे रखे थे उसका इंटरेस्ट निकाल लिया 6%, 1,20,000 आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों प्लस कर दिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने इंटरेस्ट से, तो मेरा आंसर आ गया। 63 भी कुछ इसी तरह का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहिए या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहिए, एक ही बात है। टैक्स आपको फिर भी प्लस करना पड़ेगा, टैक्स जो है, और इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा। डिबेंचर 1 लाख है, उसका 15% 15,000 आता है। मॉर्टगेज लोन 1 लाख है, उसका 12% 12,000 आता है। तो आपका टोटल इंटरेस्ट इस बार 27,000 आ गया। इंटरेस्ट दो चीज़ों पे निकालना पड़ा, डिबेंचर पे भी और साथ साथ लोन पे भी। रही बात टैक्स की, तो टैक्स को निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, ये याद रख लीजिएगा बच्चों। तो इससे आपका 80,000 निकल आएगा। ये अगर 12 लाख लिखा है तो उसमें 1,20 समझिएगा, नॉट 12 लाख, 1,20 इंटू 40/60 करिएगा तो 80,000 टैक्स आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1,20, 80,000 इंटरेस्ट के जोड़ दीजिए 2 लाख, 27,000 उसके जोड़ दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन के और डिबेंचर के, तो 2,27,000 आपका NPBIT आ गया। उसको 27,000 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आएगा लिख लीजिएगा तो उतने टाइम्स। मेरे ख्याल से तो ये 0.8 टाइम, वो 8 टाइम्स के आसपास आना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं आंसर देख के बता देता हूँ, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 8.41 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64। इक्विटी शेयर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस लोन्स है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, और उसका इंटरेस्ट दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है। निकालना तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करने हैं। टैक्स आपको रुपीज में दे रखा है, इंटरेस्ट आपको बैंक का तो दे रखा है, बैंक लोन का, लेकिन डिबेंचर का इंटरेस्ट आप खुद निकाल लीजिए 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 10,000। 5,000 डिबेंचर का, 5,000 बैंक लोन का, तो टोटल इंटरेस्ट है 10,000। NPBIT पे आपको जाना है तो 75,000 में 9,000 और 10,000 दोनों प्लस कर दीजिए, तो ये 94,000 आ गया NPBIT। इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स वो 10,000 आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 9.4 टाइम्स। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 64 भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरा टॉपिक सॉल्वेंसी रेशियोज हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।